इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। पच्चीस मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे से मुतल्लिक़ बयानात में तेज़ी आ गई है, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ ज़ेर गौर मुआहदा ऐसा नहीं जिसे किसी ने देखा हो या जिसकी तफसीलात सामने आई हों। तहाँ उनके बकौल अगर मुआहदा हुआ तो वो ओबामा दौर के जोरी मुआहदे के बरक्स होगा। दूसरी जानब अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने उम्मीद जाहिर की है कि शायद आज ही किसी मुआहदे तक पेशरफ्त हो जाए। जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि अमेरिका के साथ कई नुकात पर इत्तफाक हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुआहदा नागुज़ीर हो गया है। उधर चीन में चीनी क़यादत से मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और अमन की कोशिशों में पेशरफ्त हो रही है। इसी दौरान इसराइली वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि किसी भी हतमी मुआहदे में ईरान के जौहरी खतरे का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाना चाहिए, जबकि आलमी मंडियों में अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की उम्मीदों के बाइस तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है, जिसे सरमायाकार खित्ते में मुमकिन इस्तेहकाम की अलामत करार दे रहे हैं। उधर सऊदी अरब में मनासिक हज का आगाज हो चुका है, जहां 15 लाख से ज्यादा आज़मीन सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। I would like to announce the imminent conclusion of the arrival period for pilgrims coming from outside the kingdom. So far, the total number of pilgrims arriving from abroad has reached 1,518,153 of these. पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी सवात मोटरवे पर बस और कोच में तसादम, 17 अफराद हलाक। जानिए अमेरिका में सैंटियागो मस्जिद में हमले में लोगों की जान बचाते हुए जान देने वाले सिक्योरिटी गार्ड अमीन अब्दुल्ला कौन थे। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे के हवाले से जारी सिफारती सरगर्मियों ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता को आलमी सियासत का मरकज बना दिया है। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुआहदे के इम्कान का जिक्र कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तक किसी ने इस मुआहदे को नहीं देखा और न ही इसकी मुकम्मल तफसीलात सामने आई हैं। ईरान भी मोहतात रवैया अपनाए हुए है और कह रहा है कि अगरचे बाज़ मामलात पर पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी किसी हद में मुआहदे की बात कबलस वक्त होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि अगर ईरान के साथ कोई मुआहदा तय पाया तो वो साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा के जोहरी मुआहदे जैसा नहीं होगा, बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स होगा। ट्रंप के मुताबिक ओबामा दौर का मुआहदा अमेरिकी तारीख के बदतरीन मुआहदों में शामिल था, जिसने ईरान को माली फवायद दिए और उसके जौहरी प्रोग्राम के लिए रास्ता खोला। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में जारी हैं, ताहम उन्होंने अपने मुज़ाकरातकारों को हिदायत दी है कि किसी किस्म की जल्दबाजी ना की जाए, क्योंकि उनके बकौल वक्त अमेरिका के हक में है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ईरान और अमेरिकी पाबंदियां उस वक्त तक बरकरार रहेंगी जब तक कोई मुआहदा मुकम्मल तौर पर तय, तस्दीक और साइन ना हो जाए। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि ईरान को ये हकीकत तस्लीम करना होगी कि वो जौहरी हथियार या एटमी बम हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने ये इंदिया भी दिया कि मुस्तकबिल में मुमकिन है ईरान इब्राहिमी मुआहदे में दिलचस्पी ले। हालांकि माजी में तेहरान इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की ऐसी कोशिशों की मुखालफत करता रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात पर तनकीद करने वाले खा वो डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें अहमक करार दिया और कहा कि वो ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे के बारे में कुछ नहीं जानते। सदर ने जोर देते हुए कहा कि ईरान के साथ मुआहदा या तो शानदार और बामानी होगा या फिर सिरे से कोई मुआहदा होगा ही नहीं।
उधर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इंडिया में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उम्मीद जाहिर की कि अमरीका और ईरान जंग के खात्मे से मुतल्लिक किसी मुआहदे तक शायद आज पहुंच जाए। उनके मुताबिक अमरीका की तजवीज़ में आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुला रखने और जोरी मामलात पर एक मुतय्यन मुद्दत के अंदर मुज़ाकरात शुरू करने की बात शामिल है। मार्को रूबियो ने दावा किया कि इस तजवीज़ को खलीजी ममालिक और आलमी बिरादरी की हिमायत भी हासिल है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि पेशरफ्त में ताखीर की एक वजह ईरान के फैसला साजी के निज़ाम की पेचीदगी है। उनका कहना था कि या तो एक अच्छा मुआहदा होगा या फिर इस मामले से किसी और तरीके से निपटा जाएगा। Understands it's not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives. दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहतात मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि बाज़ नुकात पर पेशरफ्त ज़रूर हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुआहिदा करीब है या नागुज़ीर हो चुका है। उनके मुताबिक इस वक्त मुज़ाकरात की बुनियादी तवज्जो जंग के खात्मे पर है, जबकि जोहरी प्रोग्राम की तफसीलात बाद के मरहले में ज़ेरे बहस आएंगी। बकाई ने कहा कि अगर इब्तिदाई मफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल दी गई तो दीगर मौज़ूआत पर 60 रोज़ के अंदर अंदर मुज़ाकरात होंगे। ताहम उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इसराइल इन सिफारती कोशिशों को मुतासर करने की कोशिश कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ भी इस पूरी सिफारती सरगर्मी का अहम मरकज़ बनी हुई है, क्योंकि दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ईरानी तर्जुमान ने कहा कि तेहरान इस आबी गुजरगाह पर कोई टोल आयद नहीं करेगा। ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा कि फराहम की जाने वाली खिदमात की एक कीमत होगी। उनके मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के साहिली ममालिक के साथ राब्ते जारी हैं ताकि वहाँ सिक्योरिटी और इलाकाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इसी दौरान चीन के दौरे पर मौजूद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मुलाकातों के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए फ़ाल किरदार अदा किया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने खलूस नीयत के साथ खित्ते में अमन के लिए कोशिशें की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने ईरानी, अमरीकी और खलीजी क़यादत के साथ मुसलसल राब्ते रखे। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया इस वक्त खलीजी बहरान के बाइस एक नाजुक मरहले से गुजर रही है और अमन की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने चीनी क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने जंगबंदी और अमन की कोशिशों की हिमायत की। इन तमाम सिफारती सरगर्मियों के साथ साथ खित्ते के दीगर महाज भी मुतहरिक हैं। लबनान में जनूबी इलाके से इसराइली इनखला की सालगिरह पर सदर जोसेफ ओन ने कहा कि इसराइल का मुकम्मल इनखला एक मुस्तकिल कौमी मुतालबा है और हुकूमत इस मकसद के हुसूल के लिए मुज़ाकरात कर रही है, जबकि दूसरी जानिब इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के मुतअद्दिद देहात खाली करने के अहकामात भी जारी किए हैं, जबकि इसराइली फौज का कहना है कि उनका एक फौजी एहलकार लेबनान के करीब मारा गया है। ईरान के अंदरूनी सियासी मंजरनामे में भी तब्दीलियां देखी जा रही हैं, जहां मोहम्मद बाकिर कालीबाफ को एक मरतबा फिर पार्लियामेंट का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है, जबकि ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची का अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के लिए न्यूयॉर्क का दौरा वीज़ा मसाइल के बाइस मनसूख हो गया है। इसी दौरान इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने गुज़िश्ता रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की है। एक्स पर जारी बयान में नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप और उनके दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि ईरान के साथ किसी भी हतमी मुआहदे में जोहरी खतरे का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अमल में ईरान से अफजूदा जोहरी मवाद का खात्मा और तेहरान की यूरेनियम अफजूदगी की तनसीबात को ख़त्म करना भी शामिल है। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि मेरी पॉलिसी सदर ट्रंप की तरह तब्दील नहीं हुई। ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो वाशिंगटन निस्बतन पुरउम्मीद दिखाई देता है, जबकि तेहरान एहतियात से कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका फौरी पेशरफ्त का तासुर दे रहा है, लेकिन ईरान मुसलसल ये वाज़ेह कर रहा है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त और हतमी मुआहदा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि आया ये सिफारती कोशिशें वाकई किसी मुआहदे तक पहुँचती हैं या मशरिक़ वस्ता एक बार फिर कशीदगी के नए दौर में दाखिल होता है। रूहानी जज्बों, दुआओं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के दरमियान सऊदी अरब में मनासिक के हज का आगाज हो चुका है और दुनिया भर से आने वाले लाखों आज़मीन हज मीना में कायम खैमों के शहर की जानिब रवाना हो रहे हैं। हज 2026 की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंचने वाले मुसलमान अब हज के पहले मरहले में मीना में क़याम करेंगे।
सऊदी हुकाम के मुताबिक मक्का, मीना, अरफात और दीगर मुकद्दस मकामात पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि आज़मीन को सहूलियात की फराहमी के लिए सेहत, ट्रांसपोर्ट, रहनुमाई और हंगामी खिदमात के खसूसी इंतजामात किए गए हैं। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक सऊदी हज पासपोर्ट फोर्सेस के कमांडर साले बिन साद का कहना है कि बैरून मुल्क से 15 लाख से जायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। I would like to announce the imminent conclusion of the arrival period for pilgrims coming from outside the kingdom. So far, the total number of pilgrims arriving from abroad has reached 1,518,153 of these. 1,457,514 arrived through air entry points, 45,141 through land crossings, and 6,497 through seaports. इस साल इंतजामात में जदीद टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया है और सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक पहली मरतबा आज़मीन हज को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ ज़बानों में रहनुमाई और तिब्बी इमदाद के निज़ाम को भी मज़ीद वुसअत दी गई है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी सवात मोटरवे एक अफसोसनाक हादसे का मंजर बन गई है, जहां इस्माइलिया के करीब एक मुसाफिर कोच और सड़क किनारे खड़ी बस के दरमियान तसादम के नतीजे में कम अज कम 17 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में हादसे की वजह वैन ड्राइवर की गफलत बताई जा रही है, जिसने मुबैना तौर पर सड़क किनारे खड़ी बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि हुकाम की जानिब से वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। यह हादसा एक बार फिर मोटरवेज पर सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर और ड्राइविंग के असूलों पर अमल दरामद के सवालात को सामने ले आया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रहने वाले तुफैल अहमद खान का इंडिया से एक खास रिश्ता है। तुफैल अहमद के आबाओ अजदाद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के एक गांव से था। वो हर साल अपने आबाई गांव जाते रहे हैं, लेकिन साल 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले तनाज़े के बाद हालात काफ़ी बदल गए हैं और उनका अब वहां जाना तकरीबन नामुमकिन सा मालूम होता है। मज़ीद तफसील शुमाइला खान से। हम उस दावत में थे, कभी खाना शुरू नहीं हुआ था, खाना शुरू नहीं होता, बहुत मतलब 300-400 आदमी थे उसमें। टेलीफोन आया मेरे लखनऊ से मेरे पास, कहने लगे कि जंग शुरू हो गई है पाकिस्तान इंडिया में और गवर्नमेंट ने कह दिया कि 24 घंटे का 48 घंटे का, मैं 48 घंटे या 72 घंटे इंडिया छोड़ दें। मेरा नाम तुफैल अहमद खान है। मैं पाकिस्तान से 4 अप्रैल को आया था। हर साल अप्लाई करता हूँ। 9 साल के बाद मुझे वीज़ा मिला था, तो मैं आया था कि अपना वक्त गुजार के जाऊँगा, लेकिन ऐसा हादसा पेश आ गया कि मुझे वापस जाना पड़ रहा है। देखिए, मैं 1984 जा रहा हूँ। मैं 2 जगह जाता हूँ सिर्फ, एक अपने गांव जाता हूँ, एक लखनऊ जाता हूँ। लखनऊ मेरे रिश्तेदार हैं, मामू के बच्चे उच्चे हैं, वहाँ उन लोग से मिलता हूँ और सिर्फ 2 दिन के लिए। और एक ये मकसद होता है और एक मकसद ये होता है कि इन लोग की फरमाइश पूरी करने के लिए, कि वहाँ लखनऊ के बड़े मशहूर कपड़े होते हैं ना, चिकन के और फलाना ढकाना ये वो, और बाकी मैं पियरी के अलावा कदम नहीं निकालता कहीं, अपने गांव से मैं बाहर नहीं निकलता। कुदरत की तरफ से मुझे बड़ी मोहब्बत है, सच्ची बात है। मैं अपने गांव से, अपने वालिद से और अपने गांव वाले से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा ताल्लुक़ इंडिया से, यूपी से है और डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर है, और हम लोग देहात के रहने वाले। गांव हमारा पियरी है। हर साल जाता था, अपनी छुट्टी जो मैं वहीं मनाता था। बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। मेरा तो या तो यहाँ पर दिल लगता है कराची में या इंडिया में। और अगर मैं उम्रा करने भी जाता था ना, तो 15 दिन उम्रा करता था, और हमारे पास कनेक्टिंग फ़्लाइट होती थी। मैं पाकिस्तान आता था और दूसरे दिन की फ़्लाइट पकड़ता था, इंडिया चला जाता था। अभी मैं 2025 में गया, 1 हफ्ता 10 दिन मेरा और बाकी था कि मैं वहाँ रहता।
हफ्ता 10 दिन था। हमारी दावत की थी, हमारे डॉक्टर जयराम बताया ना, उनके भतीजे ने, उनके बेटे ने दावत की, तो हम उस दावत में थे। अभी खाना शुरू नहीं हुआ था, खाना शुरू नहीं होता, बहुत मतलब 300-400 आदमी थे उसमें। टेलीफोन आया मेरे लखनऊ से मेरे पास, कहने लगे कि जंग शुरू हो गई है पाकिस्तान इंडिया में, और गवर्नमेंट ने कह दिया कि 24 घंटे का, 48 घंटे का, मैं 48 घंटे या 72 घंटे इंडिया छोड़ दें। जाहिर है जब इसे एकदम अचानक हुआ तो मेरा चेहरा उतर गया, वो खुशी तो सब ख़त्म हो गई हमारी। तो भी स्टे किया, दूसरे दिन फिर वहाँ से हम रवाना हुए दुबई से अपने घर। लेकिन बड़ी, गांव वाले भी बहुत परेशान हो गए थे, उनका भी दिल नहीं भरा था, हमारा भी दिल नहीं भरा था। हमारे दोस्त तो बहुत हैं, बहुत थे और बहुत हैं। जैसे हमारे दोस्त एक शिवमूर्त विश्वकर्मा, उनका इंतकाल हो गया। बड़ी मोहब्बत, उन्होंने एक दफ़ा उनका टेलीफोन आया कि इज्जत में हमसे बड़े थे, इज्जत करते थे। भैया अगर हमारी बेटी की शादी है, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो आप नहीं आएंगे तो हम बेटी की शादी नहीं करेंगे, यकीन जाने आप। तो मैंने कहा यार तुम कब है, कहता कि तीन दिन का। तो उस वक्त ऐसा था कि हम कराची में वीज़ा मिलता था, तो मैंने कहा अच्छा मैं ट्राई करता हूँ यार। तो मैंने जाके लाइन में लगा और वीज़ा जमा, शाम को वीज़ा मिल गया, मैं चला गया और शादी में शरीक हुआ। अब कम रह गए हैं दोस्त हमारे, लेकिन अब यही रह गए हैं, मुनीलाल हैं, हनुमान हैं, कृपा हैं, और अब ये, और जो बेचारे उनके जो जिनका इंतकाल हो गया, उनके बच्चे वो बाकायदा हाजिरी लगाते हैं और आते हैं, बैठते हैं। सब हमारे इतना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सब, इतना एकता है हमारे गांव में। ये सब जानते हैं कि लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है, बातचीत ही से फ़ायदा है। लड़ाई से नुकसान ही नुकसान है। ना उम्मीदी नहीं है मुझे। अभी ठीक हो जाएगी हालात, फिर अप्लाई करूँगा। अगर किस्मत में अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, जाएंगे फिर हम अपने गांव। हमारे वालिद साहब की कब्र है वहां पर। सामिन, मई के तीसरे हफ्ते में अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो में एक मस्जिद पर हमले में बाशमूल 2 नौजवान हमलावरों के 5 अफराद हलाक हुए थे। इनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड अमीन अब्दुल्ला थे, जिन्हें उनकी कुर्बानी की वजह से हीरो करार दिया जा रहा है। यही आज जीबीसी रीड्स का मौजू है, जिसे तहरीर किया अनाफा गोय ने, जबकि पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। 18 मई 2026 को अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो की जिस मस्जिद पर फायरिंग की गई, अमीन अब्दुल्ला वहां के सिक्योरिटी गार्ड थे और हमले में हलाक होने वाले 3 अफराद में वो भी शामिल थे। पुलिस का कहना है कि अगर अब्दुल्ला बहादुरी का मुजाहरा ना करते तो इस हमले से मजीद जानी नुकसान हो सकता था। बीबीसी न्यूज़ के एना फोगाए, नारदीन साद, सारीन हबीशियान और मैक्स मोर्जा की तहरीर पर मबनी बीबीसी रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। बिलाशुबा आज उन्होंने जानें बचाईं। ये अल्फाज हैं सैन डिएगो के पुलिस सरबराह स्कॉट वॉल के, जो उन्होंने अमीन अब्दुल्ला के फ़र्ज की अदायगी के लिए जान कुर्बान करने पर कहे। अमीन अब्दुल्ला उसी मस्जिद में सिक्योरिटी गार्ड थे और हमलावरों का मुकाबला करते हुए हलाक हुए। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन सैन डिएगो यानी केयर की तर्जुमान तज़हीन निज़ाम ने बीबीसी को बताया कि अमीन अब्दुल्ला 8 बच्चों के बाप थे। उन्होंने हलाक होने वाले दीगर 2 अफराद के नाम मंसूर गाजिया और नादिर अवाद बताए। सैन डिएगो पुलिस के सरबराह स्कॉट वॉल ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला के तर्ज अमल को जुर्रतमंदाना करार दिया। पुलिस के मुताबिक जैसे ही हमलावर मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर मौजूद अब्दुल्ला के पास से गुजरे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर अब्दुल्ला ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस सरबराह का कहना था कि अब्दुल्ला ने लॉकडाउन भी नाफिज किया और यूं कई जानें बचाने का सहरा उनके सर जाता है। इनमें इस्लामिक सेंटर से मुल्क स्कूल के 140 बच्चों की जिंदगियां भी शामिल हैं।
وال کے مطابق عبداللہ کے رد عمل نے بلا شبہ حملہ آوروں کو فرار ہونے پر مجبور کیا۔ عبداللہ کے جاننے والوں نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ وہ برادری کا خیال رکھتے تھے۔ سوشل میڈیا پر بھی کئی صارفین نے لکھا کہ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ مسجد انتظامیہ نے انہیں ایک بہادر شخص قرار دیا جس نے دوسروں کی حفاظت کے لیے خود کو خطرے میں ڈالا، جو اپنے آخری لمحات میں بھی ہماری برادری کے تحفظ سے نہ رکے۔ کیئر کی ترجمان تزئین نظام نے بی بی سی کو بتایا کہ سب امین سے محبت کرتے تھے، وہ روزانہ یہاں کھڑے ہوتے، ہمیشہ مسکراتے، سب کو خوش آمدید کہتے، اسکول آنے والے بچوں کو بھی ویلکم کرتے۔ بقول ان کے وہ ایک روشن چراغ تھے، وہ ایک حقیقی ہیرو، ایک شہید ہیں۔ ان کے ایک جاننے والے شیخ عثمان ابن فاروق کا کہنا تھا کہ وہ معصوم لوگوں کا دفاع کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے سیکیورٹی گارڈ بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ سام حمیدہ مسجد کے واسطے سے ہی عبداللہ کو جانتی تھیں، جن کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی گارڈ کو ان کی مہربانی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ حمیدہ نے کہا، کوئی بھی شخص آتا تو عبداللہ اسے خوش آمدید کہتے، اس کی خیریت پوچھتے، چاہے وہ سڑک سے آنے والا بھیگر شخص ہو، کوئی بچہ ہو یا پھر بزرگ۔ ان کی بیٹی حوا عبداللہ نے اپنے بہن بھائیوں کے ہمراہ کہا کہ ان کے والد چاہتے تھے کہ ہماری برادری ایک ہو کر کھڑی ہو، یہی وہ ورثہ ہے جو وہ چھوڑ گئے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم سب بہتر انسان بنیں، اس بات سے قطع نظر کہ ہم کون ہیں اور ہماری شناخت کیا ہے۔ کیئر سان ڈیاگو کے مطابق حملہ آوروں کا نشانہ بننے والے غازیہ مسجد کے احاطے اور اس سے وابستہ دکان کی دیکھ بھال میں مدد کرتے تھے، جبکہ آباد کی اہلیہ اسلامی مرکز سے منسلک اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ تینوں مقتولین کے لیے ایک آن لائن فنڈ ریزنگ مہم میں ایک دن کے اندر $29 لاکھ سے زیادہ چندہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ صبح 11:43 پر کیا گیا، جبکہ اس سے قبل 9:40 پر انہیں ایک حملہ آور کی ماں نے خبردار کیا تھا کہ ان کا بیٹا ان کا آتشی اسلحہ اور کار لے کر اپنے ایک دوست کے ساتھ ممکنہ طور پر خودکشی کی نیت سے کہیں چلا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس کو دونوں مشتبہ افراد مسجد سے چند بلاکس کے فاصلے پر ایک گاڑی میں مردہ حالت میں ملے۔ ان کی موت خود کو پہنچائے گئے زخموں سے ہوئی تھی۔ وال نے بتایا کہ اس حملے کی تحقیقات منافرت پر مبنی جرم کے زاویے سے کی جا رہی ہیں۔ اسلامک سینٹر آف سان ڈیاگو کے ڈائریکٹر امام طہا حسنی نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا، عبادت کی جگہ کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ مرکز عبادت کی جگہ ہے، میدان جنگ نہیں۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزم نے ایک بیان میں کہا کہ ایسے مرکز جہاں گھرانے بچوں سمیت جمع ہو کر امن اور بھائی چارے کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، پر اس پرتشدد حملے سے انہیں شدید صدمہ پہنچا ہے۔ نیوزم نے مزید کہا کہ ریاست مذہب کی بنیاد پر دہشت یا دھمکی جیسی سرگرمیوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ حکام کے مطابق مشتبہ حملہ آوروں سے متعلق 3 مکانوں کی تلاشی کے دوران پولیس نے 30 سے زیادہ ہتھیار اور ایک تیر کمان قبضے میں لیے ہیں، جبکہ ان نوجوانوں کا حربی سامان اور موبائل فون بھی پولیس کے قبضے میں ہیں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI کے خصوصی ایجنٹ مارک ریملی کے مطابق ان ہتھیاروں میں پستول، رائفلیں اور شاٹ گنیں شامل ہیں جو ایک حملہ آور کے والدین کے نام پر رجسٹرڈ ہیں۔ ریملی نے کہا کہ وفاقی تفتیش کاروں کو مشتبہ افراد سے ایسا تحریری مواد بھی ملا ہے جس میں مذہبی اور نسلی عقائد کا خاکہ درج کیا گیا تھا اور لکھا تھا کہ دنیا کیسی ہونی چاہیے۔ ریملی نے بتایا کہ یہ افراد اس بات میں فرق نہیں کرتے تھے کہ وہ کس سے نفرت کرتے ہیں۔ ریملی کے مطابق ابھی یہ واضح نہیں کہ آیا ان کا ہدف یہی مسجد یا اسکول ہی تھا۔ تفتیش کاروں کو ایک منشور بھی ملا ہے، لیکن اس دستاویز کی مزید تفصیلات شیئر نہیں کی گئی۔ حکام کے مطابق دونوں مشتبہ افراد آن لائن مواد کی وجہ سے انتہا پسندی پر مائل ہوئے، تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیل فراہم نہیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں مشتبہ افراد کی ملاقات آن لائن ہوئی اور بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ دونوں ہی سان ڈیاگو میں رہتے ہیں۔ شہر کے میئر ٹاڈ گلوریا کا کہنا تھا کہ یہ مشتبہ حملہ آور ہمارے شہر کی نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ ہماری نمائندگی یہ 3 مسلمان مرد کرتے ہیں۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی نائب صدر JD وینس نے اس فائرنگ کو قابل مذمت قرار دیا اور امریکیوں سے متاثرہ افراد کے لیے دعا کرنے کی التجا کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں ایسا ہو اور خدا ان لوگوں کی روحوں کو سکون دے جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ وینس نے یہ بھی کہا کہ ان کی بیوی اوشا وینس جو سان ڈیاگو میں پیدا ہوئیں اور وہیں پلی بڑھیں، یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتی ہوں گی جو اس مسجد میں آتے تھے۔
وینس نے کہا سیاسی تشدد خواہ وہ کہیں سے بھی آئے امریکہ میں ناقابل قبول ہے. آئیے ایک دوسرے سے بات کریں، اختلاف ہونے پر ایک دوسرے پر گولیاں نہ چلائیں. نائب صدر نے مزید کہا کہ یہ ایک ایسا اصول ہے جس سے صدر بھی متفق ہیں. پیر کو اس فائرنگ کے بارے میں پوچھے جانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ایک خوفناک صورتحال قرار دیا تھا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں. ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی قطر کے امیر اور اعلیٰ حکام سے مذاکرات کے لیے دوحہ پہنچ گئے ہیں. خبر رساں اداروں رائٹرز اور AFP نے ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ ایران کے دونوں سینئر عہدیدار قطر کے وزیر اعظم سے اہم علاقائی اور سفارتی امور پر بات چیت کریں گے. رائٹرز کے مطابق مذاکرات میں خاص طور پر آبنائے ہرمز اور ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے.